हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी का स्टेट 2.0 में। जो जीवन की मौलिक इकाई कक्षा 9 का एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे थे, उसके आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है 5.54 में। कह रहे हैं कि सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो। सूखी किशमिश ले लो, अथवा खुबानी भी इस तरह से होता है जो जल में रखने पर फूल जाता है। उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, किसमें, जल में रख करके। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित बिल्ले में रखो। फिर उसको क्या करो कि उसको फिर शक्कर अथवा नमक का जो विलयन होगा, सांद्रित जो कंसनट्रेटेड हो, उसमें रखो। आप निम्नलिखित में अंतर क्या देखेंगे? जब उन्हें जल में रखा गया हो तो जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके क्या होते हैं, फूल गई। क्या हो गई? जल ग्रहण करके क्या हो गई? फूल गई। जल ग्रहण की और वो फूल गई। क्लियर? जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकल कर सिकुड़ गई। तो क्या हो गई? जल को बाहर निकाल दी और सिकुड़ गई। क्लियर है? ये आएगा कि जब उसे सांद्रित घोल में रखा जाता है तो किशमिश का आकार कैसा हो जाता है, तो सिकुड़ जाती है। ये सब याद रखिएगा। समझ बता रहे कि नहीं आ रही है? तो कैसा होगा? तो किशमिश का आकार सिकुड़ जाएगा। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों। अलवणीय जलीय जीवों मतलब जो जल में क्या नहीं रहते। अलवणीय मतलब जो जल, अलवणीय का मतलब होता है जल में तो रहते हैं लेकिन उसमें लवण की मात्रा नहीं होती है ना। जल में तो रहते हैं लेकिन उसमें लवण की मात्रा नहीं रहती, जैसे समुद्र में है ना, मात्रा है वहाँ पे, वो लवणीय है। ठीक है, तो अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं, अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन है भी। तो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव जितने होते हैं, अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा, किसके द्वारा? परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? पौधे के पौधे के मूल द्वारा, है ना, पौधे के मूल द्वारा, मूल यानी रूट द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। पूछ सकता है कि पौधे के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण होता है किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्त मेरे? परासरण के कारण होता है। क्लियर हो रही है दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विसरण जो है जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को इसके अतिरिक्त जो विसरण होता है कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से, मतलब जो विसरण होता है ना, ये सेल को क्या करता है कि बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। मतलब बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में उसको क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, कोशिका से, किससे? कोशिका से विभिन्न अणुओं का कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा ही होता है। जैसे कोशिका से विभिन्न अणुओं का, जो भी विभिन्न अणु आते हैं वो अंदर आते हैं और बाहर निकलते हैं, किसके कारण होते हैं? वो विसरण द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब ये होता है तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? इस ट्रांसपोर्टेशन में किसकी आवश्यकता? तो परिवहन की आवश्यकता होती है। हर एक लाइन जो भी अंडरलाइन किया हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते रहना एग्जाम के समय आने दो। अभी आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि अरे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त मेरे। प्लाज्मा झिल्ली हमने बताया था। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं।
तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी है? लचीली होती है। कैसी होती है दोस्त मेरे? लचीली है। और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्बन अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी है? एक लचीली है, वह कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की क्या होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। किससे? जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली पता है आपको क्या होती है? कल के वीडियो में हमने बताया हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली सबसे ऊपरी परत होती है जो सेल को सुरक्षा करती है, जो सेल का आवरण को सुरक्षा करती है। ठीक है, बाहर पर्यावरण से आने वाले और जो भी वो होते हैं, और इधर से जो जाने वाले अंदर होते हैं, उसकी क्या करते हैं? वो रक्षा करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य वातावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ, आप देखिएगा कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है, उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, है ना? ठीक है, और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। यानी अमीबा का बोल दिया जाए किसके भोजन प्राप्त करता है, तो ऑप्शन में आ जाएगा एंडोसाइटोसिस। क्लियर है ना? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे, एक एक लाइन। किसी भी बुक से मुझे भटकना नहीं है, बात समझिएगा बात को। बहुत ही मार्केट में बुकें आएंगी, लेकिन एनसीईआरटी को आपको पकड़ कर ही चलना पड़ेगा। मैं ये वादा करता हूँ आपसे। अगर आप एनसीईआरटी का हुब्बा हुब्बा पढ़ो, उसके बाद देखो, फिर उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम किस पे? कोशिका भित्ति पे आते हैं। प्लाज्मा झिल्ली हो गया या कोशिका झिल्ली होगी। अब आते हैं हम कोशिका भित्ति क्या होती है। तो देखिए, अब कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त, मतलब ये तो पाया ही जाता है, इसके अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है। यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता का मतलब हो गया कि उसको सपोर्ट करता है ना? स्ट्रक्चर को वो बनाए रखता है, उसकी मजबूती को क्या करता है? वो बनाए रखता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? उसकी मजबूती को क्या करता है? वो बनाए रखता है। क्लियर? चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्त मेरे, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करते हुए, समझ में भी आना चाहिए। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, जैसे कोई पादप कोशिका में परासरण के माध्यम से पानी की जब हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली यानी पारगम्य झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। भाई किसी से पानी निकल जाएगा तो वो संकुचित हो जाता है। कोई भी अगर बॉडी है ना, कोई भी अगर जैसे किशमिश को अगर पानी में भिगो देंगे तो वो फूल जाता है, और उसे निचोड़ देंगे तो उसमें क्या होगी? वो संकुचित हो जाएगा। इस घटना को
इस घटना को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे? जीव द्रव्य कुंचन बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखो, एक हम क्रियाकलाप देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्रियाकलाप। रियो की पत्ती की झिल्ली को, रियो की एक पत्ती लेना है ना, पानी में रख करके एक स्लाइड बनाओ, एक स्लाइड बनाना है। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखें। छोटे छोटे हरे कण जो दिखाई देते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। छोटे छोटे जो हरे, रियो की जो पत्ती है, किसकी पत्ती है? रियो की। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रख करके एक स्लाइड बनाएं। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखें। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें एक हरा पदार्थ होता है, इसमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए, देखिए यहाँ दिया है। अब क्रियाकलाप के ही बारे में बोल रहा है कि स्लाइड्स पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। जो स्लाइड्स बनाए थे, 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। अब रियों की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। इनमें पत्तियों की सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? मर जाएंगी। अब एक पत्ते को स्लाइड्स पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। सूक्ष्मदर्शी से देखो, तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस पर क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उस पर क्या होगा? स्लाइड्स पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। क्या हम देख पाते हैं कि अब देख पाते हैं कि क्या जीवद्रव कुंचन हुआ? इस क्रियाकलाप में क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। क्लियर है कि नहीं है? इससे ये हमें जाहिर होता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल का अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं होती है। क्लियर होगी बात कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। आ जाते हैं कोशिका भित्ति पे। ठीक है, आ जाते हैं कोशिका भित्ति पे। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरण दाब विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कोशिका भित्ति जैसे होती है पौधे में, कवक में, बैक्टीरिया में, कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, यानी कम तनु विलयन का मतलब होता है अल्प परासरण दाब विलयन में बिना फटे उसको बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। ऐसे माध्यम से जो कोशिका होती है ना, परासरण विधि से पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। किसके समान रूप से दबाव डालती है? कोशिका भित्ति के कारण, किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिका भित्ति के कारण पादप जो कोशिकाएं होती हैं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। जंतु कोशिका को आसानी से सहन कर सकती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है, क्योंकि वो सेल वॉल होता है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर है ना? ठीक है दोस्त मेरे, चलिए केंद्रक पढ़ा दें। वीडियो के यहीं तक रखते हैं फिर, है ना? फिर कल हम पढ़ाएंगे आपको केंद्रक। क्या पढ़ाएंगे? केंद्रक। केंद्रक के बाद फिर कोशिकांग, ये सब धीरे धीरे पढ़ा करके
बस हमारा हो जाएगा चैप्टर फिनिश। क्लियर है? 2-3 स्लाइड्स और बचा हुआ है, उसके बाद हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है जी, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।